सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आए आपके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने नाउन क्लाउज को क्लियर कर लिया था और इस वीडियो लेक्चर में हम एडजेक्टिव क्लाउज को पढ़ाएंगे। किसे? एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, अगर आपने हमारा वीडियो लेक्चर जो 11th है वो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पहला वीडियो लेक्चर था वो जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया था। उसके बाद ही इस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखें जिससे आपको बहुत अच्छी तरीका से एडजेक्टिव क्लाउज तथा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाए। और ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्लास है जिसमें एडजेक्टिव क्लाउज है बहुत ही इंटरेस्टेड है, एक बार देख सकते हैं हम इसका रिव्यू, क्योंकि हमने इसमें एडजेक्टिव क्लाउज या रिलेटिव क्लाउज क्या होता है इसको बताया है। उसके साथ साथ एडजेक्टिव क्लाउज में प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन के लिए एक टेबल दिया गया है जो टेबल आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। उसके साथ साथ अलग अलग करके प्रत्येक कंजक्शन का यूज कैसे किया जाता है सभी में बताया गया है। देखो इस तरह से। तो ये जो क्लास है इसको मिस ना करें या फिर छोड़कर ना भागें, पूरी क्लास अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ेंगे तभी आपको अच्छा सा समझ आएगी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये आसान सेंटेंस नहीं है और इनको आसानी से नहीं समझा जा सकता। तो थोड़ी पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लास्ट तक। ठीक है, और एडजेक्टिव जो क्लाउज है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लाउज एक प्रकार की सबऑर्डिनेट क्लाउज है। इसके बारे में मैंने बताया है उसमें कि जो भी तुम्हारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें एक कम से कम एक प्रिंसिपल क्लाउज तथा एक या एक से अधिक क्या होती हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज। और सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। तो नाउन क्लाउज के बारे में मैंने इससे पहले जो लेक्चर बनाया था उसे क्लियर कर लिया था और इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा तुम्हारा एडजेक्टिव क्लाउज। तो स्टार्ट है। एडजेक्टिव क्लाउज क्या होता है? तो देखो, एडजेक्टिव क्लाउज को रिलेटिव क्लाउज भी कहते हैं, यानी विशेषण उपवाक्य। और रिलेटिव क्लाउज इसे क्यों कहते हैं रिलेटिव क्लाउज? वो समझिए, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हम रिलेटिव क्लाउज कहते हैं। समझ में आ रही है? अब देखो एडजेक्टिव क्लाउज के बारे में पढ़ देते हैं। एडजेक्टिव क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है। क्या करती है ये? एडजेक्टिव क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अर्थात यह एडजेक्टिव, देखिए यहां पर, अर्थात ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। एडजेक्टिव क्लाउज की तरह नहीं, एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह कार्य करता है। यहाँ हिंदी में लिख सकते हो विशेषण किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है, विशेषण की तरह। तो अर्थात यह एडजेक्टिव या विशेषण की तरह कार्य करती है। कौन करती है? एडजेक्टिव क्लाउज। और दूसरी बात यहां कह रहे हैं कि एडजेक्टिव क्लाउज हमेशा किसी रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से? जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट से प्रारंभ होती है। या फिर रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाई आदि से प्रारंभ होती है। तो ये किससे प्रारंभ होती है? या तो रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होती है। इसे पहचानने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे इंग्लिश के तो उसमें इस तरह से पूछ लेता है कि एडजेक्टिव क्लाउज निम्न में से कौन सी है, तो आप देख लेंगे कि हु, हुम और किससे? हुज, विच, दैट या रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई आदि से प्रारंभ हो रही है तो वो क्या है? तुम्हारी एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्लाउज जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दिस इज द गर्ल। ठीक है, दिस इज द गर्ल और हुम आई लाइक। हिंदी लिख देते हैं, इससे तुम्हारी समझ में आ जाए कुछ कि यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जिसे
जिसे मैं पसंद करता हूं, पसंद करता, यह वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं। अब देखो ये जो दे रखी है इसकी क्या है, ये वाला वाक्य है प्रिंसिपल क्लाउज, है ना, प्रिंसिपल क्लाउज। तो ये क्या है भाई, प्रिंसिपल क्लाउज। और ये देखो जो ये क्या है तुम्हारा, इसे बोलेंगे सब ऑर्डिनेट, ठीक है, सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, ठीक है, ध्यानपूर्वक। तो देखो मैंने कहा, क्या कहा था कि प्रिंसिपल क्लाउज में आए हुए नाउन, प्रिंसिपल क्लाउज में क्या है, लड़की, लड़की नाउन है द गर्ल, ठीक है, और उसकी विशेषता कौन बताता है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज। तो विशेषता बता रहा है, देखो दिस इज द गर्ल, यह है लड़की है, यह है वही लड़की है, हु आई एम, भाई कौन सी लड़की है, जिसे मैं पसंद करता हूं, जिसे मैं पसंद करता हूं, ये विशेषता है उस लड़की की। तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है, जिसे मैं पसंद करता हूं, ये एक अलग वाक्य है, whom I like, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाता है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज बनाता है। और ये दूसरा एक उपवाक्य है जो प्रिंसिपल क्लाउज बना रहा है। तो प्रिंसिपल क्लाउज में आए हुए नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज, इसलिए इसे एडजेक्टिव क्लाउज भी कहते हैं कि यह वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं। दूसरी बात मैंने कहा था कि एडजेक्टिव क्लाउज हमेशा किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच, दैट या फिर रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई से प्रारंभ होता है। तो देखो ये होम से प्रारंभ हो रहा है, होम आई लाइक, होम आई लाइक तो क्या है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज। बात समझ में आई यहां तक। अगला सेंटेंस भी देख सकते हैं कि जैसे द गर्ल, उसके बाद आ रहा हु इज टीचिंग, इज माई सिस्टर, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखो हु इज माई टीचिंग, आप पहचान सकते हो कहां से कि ये रिलेटिव प्रोनाउन हु से प्रारंभ हो रहा है। तो ये तो होगी तुम्हारी सबऑर्डिनेट, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, और एडजेक्टिव और क्लाउज, ठीक है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज। अब ये जो शेष बचा, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल क्लाउज। क्या बना रहा है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है। तो ये बना रहा सबऑर्डिनेट क्लाउज और ये प्रिंसिपल क्लाउज। अब देखो जो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज है वो विशेषता बता रहा है किसकी, इसकी, जो लड़की है ना, लड़की, ठीक है, कौन सी लड़की, भाई हु इज टीचिंग, जो पढ़ा रही है, ठीक है, जो पढ़ा रही है, इज माई सिस्टर, मेरी बहन है। अब उस लड़की की विशेषता बता रहा है कि जो पढ़ा रही है वो मेरी बहन है। तो जो पढ़ा रही है वो क्या है, द गर्ल हु इज टीचिंग, उसकी विशेषता है कि वो पढ़ा रही है, ठीक है। तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं। इसकी हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए यहां पर, वह लड़की जो पढ़ा रही है, पढ़ा रही है, वो मेरी बहन है, बहन है, ठीक है। तो लड़की की विशेषता बताया, तो ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव। अब इधर देखेंगे दिस इज द विलेज, ठीक है, दिस इज द विलेज और वेयर आई वाज बोर्न। तो मैंने कहा था कि ये रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे वेयर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वेयर से स्टार्ट हो रहा है और वेयर यहाँ पर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या कहलाएगी तुम्हारी, सब ऑर्डिनेट और एडजेक्टिव और क्लाउज, ठीक है। और ये तुम्हारी कहलाएगी प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज। अब प्रिंसिपल क्लाउज में नाउन आ रहा है कौन, विलेज, कि यह वही गांव है, ठीक है। तो कौन सा गांव भाई, जहां मैं जन्मा या जहां मेरा जन्म हुआ, ठीक है। तो ये इसका अर्थ क्या, यह है वही गांव है जहां मैंने जन्म लिया, जन्म
लिया, या मेरा जन्म हुआ। ठीक है, ऐसे भी उससे यह वही गांव है जहां मैंने जन्म लिया, या यह वही गांव है जहां मेरा जन्म हुआ। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्लाउज कैसे पहचानते हैं और एडजेक्टिव क्लाउज क्या है, और एडजेक्टिव क्लाउज की विशेषता किसकी बताता है, नाउन या प्रोनाउन, और कौन से नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो जो प्रिंसिपल क्लाउज में आ रही हैं उनकी। अब इसको आगे पढ़ते हैं। एक टेबल दे रखी है एडजेक्टिव क्लाउज में प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन। अब इन कंजक्शन को मैं डिटेल से समझाऊंगा, यहाँ पर तो मैं टेबल में आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप करके ना जाएं। ठीक है, बने रहें लास्ट तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो हु का अर्थ होता है जो या जिसने। क्या होता है, जो या जिसने, पर ये व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए, व्यक्तियों के लिए। और किस रूप में करा जाता है, सब्जेक्टिव रूप में। तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज का सेंटेंस होगा उसका ये सब्जेक्ट बनता है, इसके तुरंत बाद क्या आती है, वर्ब आती है। दूसरी बात, होम का मतलब होता है जिसे, जिसको, जिससे। ठीक है, इसके कई अर्थ निकलते हैं, जिसे, जिसको, जिससे। और व्यक्तियों के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। हुज, हुज का जिसकी, जिसका, इसका अर्थ निकलता है जिसकी, जिसका। जैसे मतलब ऐसे नहीं मिलेगा हुज के जिसका, जिसकी, इसके बाद नाउन अवश्य आएगा कि जिसका पेन या जिसकी पेन, है ना, यह वही लड़का है जिसकी पेन खो गई है, या यह वही लड़का है, ठीक है, जिसकी पेन किसी ने चुरा ली है। ठीक है, तो जिसकी पेन पीछे आता है। इस तरह से व्यक्तियों, जानवरों और पशुओं, सॉरी, व्यक्तियों, जानवरों और वस्तुओं के लिए कहता है। किस केस में किया जाता है, पॉसेसिव केस। पॉसेसिव मतलब संबंध कारक में। ठीक है, ऐसे सब्जेक्टिव केस में वो है, तो ऑब्जेक्टिव केस में ऐसे ही पॉसेसिव केस में इसका प्रयोग किया जाता है। एक है विच। विच का अर्थ भी होता है जो, जिसने, जिसे। क्या होता है, जो, जिसने, जिसे। लेकिन विच का प्रयोग जानवरों, किसके लिए भाई, जानवरों और वस्तुओं के लिए किए करते हैं, जानवरों और वस्तुओं के लिए करते हैं, जानवरों और वस्तुओं के लिए करते हैं। और सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट दोनों में प्रयोग होता है। ये सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है। यानी अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो उसके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होगा, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर दैट, और दैट का प्रयोग होता है जो कि, जिसने, जिसे। क्या होता है, जो कि, जिसने, जिसे। लेकिन दैट का प्रयोग हम करते हैं व्यक्तियों, जानवरों और वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों, जानवरों और वस्तुओं के लिए। ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है, कभी सब्जेक्ट बनता है, कभी ऑब्जेक्ट बनता है। तो दैट का प्रयोग यहाँ पर मैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, उसको मत, ये मत टेंशन मत लेना कि ये नहीं समझा आ रहा है। टेबल को तो एक साधारण तरीके से समझा रहा है, जिससे तुम सीखने के बाद में, उतना टेबल याद करने के बाद में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, वेयर, वेयर का मतलब होता है जहां, स्थान के लिए। ठीक है, जैसे आया था सेंटेंस, क्या आया था कि दिस इज द विलेज वेयर आई वाज बोर्न। तो जहां मेरा जन्म हुआ है यह वही गांव है ना, तो स्थान के लिए। बहन, जब, समय के लिए करते हैं, इसका प्रयोग कब करते हैं, समय के लिए। अब कैसे समय, ठीक है, यह वही समय है जब तुम्हें पढ़ना चाहिए, यह वही समय है जब तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर एक एक कंजक्शन का यूज करना सिखाऊंगा। जैसे हु है ना, तो हु का प्रयोग कैसे करते हैं, और हु व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, और कैसे सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। किसके रूप में, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कर्ता के रूप में। जैसे देखो यहाँ पर देख रखा है, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। ठीक है, तो आई नो, ये प्रिंसिपल क्लास का सेंटेंस है। आई नो, मैं जानता हूं उस लड़के को, दैट बॉय। ठीक है, आई नो दैट बॉय, या आई नो द बॉय। ठीक है, द का प्रयोग वहां भी कर सकते हैं जहां पर पहले आप किसी चीज से आइडेंटिफाई हो या उसे पहले से ही जानते हो, तो इसलिए यहाँ पर द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सोचें कि दैट ही जरूरी है, तो द का भी, आई नो दैट बॉय। ठीक है, आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। अब बात आ रही किस लड़के को जानता है भाई, तो उस लड़के को। तो देखो ये प्रिंसिपल क्लाउज की नाउन है लड़का,
और उसकी विशेषता है जो, हु स्टॉल योर वॉच, जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई। तो इस लड़के ने घड़ी चुराई है, ठीक है, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये वाली क्लाउज, तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज, हु स्टॉल योर वॉच। तो देखो यहाँ हु सब्जेक्ट बन रहा है और उसके बाद तुरंत वर्ब आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात कही उसने, यह वही लड़की है जिसने मुझे पढ़ाया, है ना, तो दिस इज द गर्ल। अब कौन सी लड़की, वही लड़की, तो सब्जेक्ट बना दिए जिसने, हु व्यक्ति है, सब्जेक्ट बनेगा, हु टॉट मी, तो किसका प्रयोग करेंगे, जिसने के लिए हु का, क्योंकि व्यक्तियों के लिए हु का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात सब्जेक्टिव केस में, अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। अगला देखें, होम का प्रयोग कहां करते हैं, व्यक्तियों के लिए। भाई होम का प्रयोग भी व्यक्तियों के लिए करते हैं और हु का भी प्रयोग व्यक्तियों के लिए कर रहे थे, लेकिन होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ कर्म बनेगा, ये क्या बनेगा, कर्म, सब्जेक्ट नहीं। देखो यहाँ सब्जेक्ट बन रहा था, देखो यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट। तो देखो यह वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं, ठीक है, तो दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, ये सब्जेक्ट वर्ब। अब ऑब्जेक्ट हुम आई लाइक, ऑब्जेक्ट है पूरा, जिसे मैं पसंद करता हूं, तो इसके जोड़ते समय क्या करेंगे, हम होम को लगाएंगे और लगाने के बाद जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसे जिस टेंस में होगा उसी में बनाएंगे, फिर हमें पर्सनवाचक शब्द से कोई मतलब ना, वो कंजक्शन की तरह काम करेगा। जैसे दिस इज द गर्ल और जिसे की लगा दी हमने होम, उसके बाद लिया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लाइक, ठीक है, जिसे मैं पसंद करता हूं, तो आई लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पर सीधे V1 का प्रयोग होगा क्योंकि आई है। दूसरी बात, वह वही लड़का है जिसे हमने पुरस्कार दिया, वह वही लड़का है जिसे हमने पुरस्कार दिया, तो मैं कहूँ वह कौन सा लड़का है या किससे तुमने पुरस्कार दिया, राम को दिया कि मोहन को दिया या सोहन को, तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है राम मोहन सोहन। इसी तरह से यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है, तो ही इज द बॉय, यह वही लड़का है ना, ही इज द बॉय, आइडेंटिफाई है इसलिए द का प्रयोग कर रहे हैं, वही की कोई अंग्रेजी में लगाते हैं, द ही काम करती है, तो ही इज द बॉय, ठीक है। और हुम मतलब जिसे हमने पुरस्कार दिया, तो बी गेव द प्राइज, ठीक है, बी गेव द प्राइज, तो ही इज द बॉय हुम वी गेव द प्राइज, जिसे हमने पुरस्कार दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बात समझ में आई कि हु का प्रयोग कहाँ, व्यक्तियों के लिए सब्जेक्टिव केस में, और होम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। किस तरह से आ रही है समझ में बात। दूसरी बात, हुज का प्रयोग, हुज होता है बेटा पॉसेसिव केस, क्या होता है, पॉसेसिव केस, संबंध कारक, यानी रिलेशन होगा जिसी वस्तु, जैसे कहूँ मेरा पेन, तो माई क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव, हम बोलेंगे रिलेटिव एडजेक्टिव, सॉरी। तो देखो यहाँ हुज मतलब व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, ठीक है, व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए संबंध। जैसे देखो वह छाता, अब देखो कौन सा छाता, उस छाता के बारे में संबंध रहा है जिसका रंग नीला है, तो देखो जिसका रंग आ रहा है, इसके साथ में पीछे नाउन अवश्य आएगा, जिसका जिसकी, जैसे देखो जिसका भाई है ना, तो आ रहा है नाउन, उसको भी साथ में लेंगे। नीला है, सुंदर लगता है, कैसा लगता है, सुंदर लगता है, तो द अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला की विशेषता बता रहे, हुज कलर इज ब्लू, देखो हुज कलर इज ब्लू, ये अम्ब्रेला के बारे में विशेषता बता रहा है ना, तो द अम्ब्रेला हुज कलर इज ब्लू मतलब छाता जिसका कलर नीला है, लुक्स ब्यूटीफुल सुंदर लगता है, सुंदर प्रतीत होता है। तो ये देखो ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट, और ये तुम्हारी यह क्या है, वर्ब प्रयोग, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट या प्रेजेंट, तुम कॉम्प्लीमेंट ही मानो या एडजेक्टिव है कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यह वही आदमी है, कौन सा आदमी, ठीक है, जिसका भाई एक डॉक्टर है। आगे यहाँ पर जिसका संबंध, तो मतलब जिसका भाई उस आदमी से रिलेशन कर रहा है कि जिसका भाई एक डॉक्टर है, तो दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। और हुज ब्रदर, जिसका भाई यानी हुज ब्रदर, तो जिसका भाई है उसके लिए जिसका के लिए हुज और ब्रदर। अगर नाउन नहीं आता, ठीक है, इसके पीछे नाउन नहीं आता, तो हम हुज का प्रयोग
नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हुज का प्रयोग आप वहां कर सकते हो जब उसके बाद में नाउन यानी रिलेशन बनाता हो, जैसे मेरा पेन, तुम्हारा पेन, राम का भाई, उसका भाई, उसकी घड़ी, है ना। तो जिस सब संबंध कारक होने चाहिए। तो हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर, हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर, उस जिसका भाई मतलब हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर है। अगला है विच, व्यक्तियों के या वस्तुओं या जानवरों के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन कब कब करते हैं? तो सब्जेक्टिव केस में भी करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी करते हैं। तो सब्जेक्टिव केस में कैसे करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस में कैसे करेंगे समझे यहां पर, ठीक है। उसने वही कुत्ता मारा, उसने वही कुत्ता मारा जिसने बच्चे पर आक्रमण किया। तो देखो यहां ही किल्ड द डॉग, ही किल्ड द डॉग, उसने कुत्ता मारा, ऐसे समझो। अब भाई कौन सा कुत्ता मारा उसने? तो जिसने बच्चे पर आक्रमण किया। तो विच अटैक द चाइल्ड। अब देखो बिच, देखो बिच अगर बिच के बाद में तुरंत ही क्या आया है? बिच यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब आ गई है। तो वर्ब आ गई, उसके बाद में क्या आया? ऑब्जेक्ट। तो बिच यहाँ सब्जेक्ट है, जब बिच के बाद तुरंत ही वर्ब आ रही है तो यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो मैंने ये पहले ही कहा था, बिच व्यक्तियों या वस्तुओं या जानवरों के लिए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है? यह वही कुत्ता है, जो कुत्ता है डॉग, उसके लिए बिच आया है ना। अटैक्ट द चाइल्ड, कुत्ते ने क्या किया? चाइल्ड पर अटैक किया, ठीक है। और देखो अगर ये इनको नहीं भी लगाते हैं तो कॉमा लगा कर लिखे ही इज द डॉग और अटैक्ट द चाइल्ड, ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में। तो इनको विच वगैरह को नहीं भी जोड़ते हैं तब भी इस तरह से बन जाता है। तो कभी कभी किताब में आप देख लो तो फिर सोचो कि ना सर ने इस तरह से तो बताया ही नहीं था। तो ऐसे ही बन जाता है कि ही किल्ड द डॉग और अटैक द चाइल्ड, यानी उस कुत्ते को मारा जिसने क्या किया? आक्रमण किया। अब देखो यह है वही घड़ी है। अरे भाई कौन सी घड़ी है ना, जो पानी में भी सुरक्षित रहती है, जो पानी में भी सुरक्षित रहती है। देखो दिस इज द वॉच, दिस इज द वॉच। तो दिस इज द वॉच यानी यह वही घड़ी है। अब घड़ी के बारे में तरह जिससे या जो, यहाँ सब्जेक्ट है, देखो जो शब्द आया, जो रिमेन्स सेफ, रिमेन्स सेफ एवन इन वाटर, जो पानी में भी साफ रहती है। अब देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। तो देखो रहने के अर्थ में रिमेन्स का प्रयोग कर रहा है, सुरक्षित सेफ रहती है, एवन इन वाटर, पानी में भी का प्रयोग होता है, एवन इन वाटर। तो दिस इज द वॉच विच रिमेन्स सेफ एवन इन वाटर। अगला है यह वही घर है जिसे हमने पिछले साल खरीदा था, ठीक है। तो दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, यह वही घर है जिसे, विच क्या लगा दिया? विच। अब देखो यहां पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी विच, क्योंकि विच के बाद में आ गया सब्जेक्ट वी, विच वी बॉट लास्ट ईयर, जिसे हमने पिछले साल खरीदा। तो यहां पर देखो विच ऑब्जेक्ट है, तो विच सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर रहा है। और विच का अर्थ है जिसने, जो, जिसे, जिसने, जो, जिसे, ठीक है। तो विच का प्रयोग, जो विच का अर्थ जिसने, जो, जिसे, व्यक्तियों या वस्तुओं या जानवरों के लिए, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव केस दोनों में ही काम करता है। अगर सब्जेक्टिव केस में काम करता है तो वर्ब तुरंत ही आ रही है, और ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो उसके बाद वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में सॉरी विच के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का प्रयोग। नेक्स्ट है दैट। क्या है भाई? दैट। दैट को ढंग से समझ लीजिए। दैट व्यक्तियों या वस्तुओं या जानवरों के लिए, और दैट का अर्थ भी होता है जो, जिसे, जिसने, जो की, ठीक है, जो, जिसे, जिसने, जो की। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है। कौन करता है? दैट। तो लेकिन दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सुन लीजिए, दैट का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में करते हैं। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? तो पहले है जब पूर्ववर्ती शब्दों में से एक व्यक्ति और दूसरा जानवर हो। जैसे आप पूर्ववर्ती शब्द देख रहे हैं, एक उसमें जानवर हो, एक व्यक्ति हो, तो वहां विच या जो भी आपने पहले पढ़े हु, होम, उसका प्रयोग नहीं करेंगे।
तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। ठीक है। दूसरी बात उसने कही आल, एनी, नन, नथिंग आदि शब्दों के पश्चात अगर आ जाए आल आ जाए, एनी आ जाए, नन आ जाए, नथिंग आ जाए, ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज में, तो उसके बाद जो शब्द आएगा तो वहां दैट का प्रयोग करेंगे, हु, विच और हुम का प्रयोग नहीं करेंगे। अगली बात कही सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पश्चात सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, जैसे दिस इज द बेस्ट मेथड, यह वही, यह सबसे अच्छी विधि है। अब मैं कहूँ जिसे, जिसे मैं प्रयोग करता हूँ, तो जिसे जो अब शब्द आएगा उसके लिए जो अर्थ कंजक्शन लेके आएंगे वो दैट लाएंगे। जैसे अभी यहाँ पर मैं उदाहरण देखो, यहाँ है देखो कहीं दिस इज द बेस्ट मेथड दैट आई नो, जिसे मैं जानता हूँ, है ना। अब देखो एक एक उदाहरण लें। और प्रश्नवाचक वाक्य में जो की अंग्रेजी के लिए प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए और उसमें जो शब्द आ जाए तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। फिर ऐसा नहीं करना तो प्रश्नवाचक वाक्य आ गया है और उसमें भी हु, हुम वगैरह जोड़ें। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे यह वही पुस्तक है जो तुमने कल पढ़ी थी, है ना, यह वही पुस्तक है, दिस इज द बुक दैट यू रीड यस्टरडे। ठीक है, तो पुस्तक है, ठीक है, दिस इज द बुक दैट यू रीड यस्टरडे, तो दैट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हु का या हुम का प्रयोग करते हैं। क्या तुम किसी लड़के को जानते हो जो यह प्रश्न हल कर सकता है? तो देखो डू यू नो एनी बॉय, तो आ गया एनी, मैंने कहा आल, एनी, नन, नथिंग कुछ भी आ जाए। उसके बाद जो दैट का प्रयोग करेंगे के बाद, तो एनी बॉय, और एनी बॉय आया है तो उसके बाद दैट का प्रयोग करें, दैट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ दैट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो मैंने ये बताया था दैट सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है। देखो दैट के बाद आ गई वर्ब और वर्ब के बाद में तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डू यू नो एनी बॉय, डू यू नो एनी बॉय, क्या तुम किसी लड़के को जानते हो, है ना। जो, अब जो की अंग्रेजी के लिए दैट प्रयोग किया है और सब्जेक्ट क्वेश्चन जो क्या कर सकता है, यह प्रश्न हल कर सकता है, तो दैट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वैसे यहाँ पर हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ये भी बन सकता है, लेकिन यहाँ दैट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटर रहेगा। ठीक है, और यही बनेगा क्योंकि यहाँ मैंने कहा आल, एनी, नन, नथिंग आया, इसलिए उन शब्दों से पहले, उन शब्दों के बाद में दैट का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग नहीं करते। अगली बात है यह सबसे अच्छी विधि है जिसे मैं जानता हूं। अब कौन सी विधि की बात कर रहा है, तो दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड। मैंने कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पश्चात सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बेस्ट है और बेस्ट के बाद में दैट का प्रयोग हो रहा है। एक बात बताइए, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड मतलब क्या है, तुम्हारी पॉजिटिव, और बेटर क्या है, कॉम्परेटिव, और ये है तुम्हारी सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, कि दिस इज द बेस्ट मेथड दैट आई नो, जिसे मैं जानता हूं, यह सबसे अच्छी विधि। वह क्या समस्या है जो तुम्हें चिंतित करती है, वह क्या समस्या है जो तुम्हें चिंतित करती है। तो मैंने कहा था कि प्रश्नवाचक वाक्य में जो की अंग्रेजी के लिए प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें जो शब्द आ जाए उसकी अंग्रेजी के लिए, देखो वह क्या समस्या है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम के लिए हम फिर लाते व्हाट या फिर दैट, तो इसके लिए हम दैट का प्रयोग करें, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वरीज यू, जो तुम्हें चिंतित करती है, ठीक है, या जिससे तुम चिंतित हो। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वरीज यू, तो दैट का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं हम, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें जो की अंग्रेजी के लिए। तो ये थे तुम्हारे दैट तक जो टेबल में दिए थे। उसके बाद देखें एज, जो, जिसे, सॉरी जो, जिसने, जिसको या जिसे, तो एज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो, जिसने, जिसको, जिसे, इसके भी अर्थ यही होते हैं। यदि पहले किसी क्लाउज में सच शब्द आ जाए या फिर सेम आ जाए, है ना, सच या सेम शब्द आ जाए तो एडजेक्टिव क्लाउज एज से प्रारंभ होती है, किससे होती है, एज से। जैसे ऐसे लड़कों
के साथ मत रहो जो अपना समय नष्ट करते हैं। तो ऐसे लड़कों के साथ मत रहो जो अपना समय नष्ट करते हैं। तो देखो ऐसे लड़कों के लिए डोंट लिव विद सच बॉय, तो आ गया भाई सच शब्द। अब सच शब्द आ गया तो यहां पर हु का प्रयोग नहीं करें, तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ हु का हो रहा है, हु के स्थान पर यहां पर प्रयोग करेंगे एज का। ठीक है, किसका करेंगे भाई, एज का। एज, तो डोंट लिव विद सच बॉयज एज वेस्ट देयर टाइम, एज वेस्ट देयर टाइम, जो तुम्हारा समय नष्ट करते हैं। तो अगर क्लाउज में सच या सेम शब्द आ जाए, कौन सी प्रिंसिपल क्लाउज में, तो उसके बाद जो एज का प्रयोग करते हैं हु, विच, दैट और हुम का प्रयोग नहीं करते। जैसे देखो यह वही पुस्तक है जिसे हम पसंद करते हैं, तो यह वही पुस्तक है जिसे हम पसंद करते हैं, तो दिस इज द सेम बुक, है ना, वही पुस्तक बिल्कुल सेम, एज वी लाइक, जिसे हम पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भी विच, दैट और क्या हु का प्रयोग नहीं हुआ है, किसका हुआ है, एज का। कब, सच या सेम शब्द। नेक्स्ट है बट। बट का अर्थ होता है जो नहीं, यानी हु इज नॉट। बट के लिए हम बोल सकते हैं हु इज नॉट, ठीक है, जो नहीं। जैसे ऐसा कोई आदमी नहीं जो अपने देश से प्यार नहीं करता है, या अपने है, ठीक है, ऐसा कोई आदमी नहीं ऐसा कोई आदमी नहीं जो अपने देश से प्यार नहीं करता है। तो देयर इज नो मैन, है ना, देयर इज नो मैन बट लव्ड हिज कंट्री, तो किसका प्रयोग कर रहे हैं, बट का। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपने देश से प्यार नहीं करता। दूसरी बात, देयर इज नो मैन और हु डज नॉट लव हिज कंट्री, तो इसे कैसे बना सकते हैं, हु डज नॉट। मैंने पहले ही बताया बट का मतलब होता है हु डज नॉट या हु इज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग हो रहा है। तो देयर इज नो मैन हु डज नॉट लव हिज कंट्री, तो बट का समझ में आ गया भाई। अगला है वेयर। वेयर का मतलब है जहां, और वेयर मतलब टाइम बताता है, यानी समय, समय को इंडिकेट करेगा, ठीक है, सॉरी समय को नहीं, किसको करेगा, स्थान यानी प्लेस। प्लेस को इंडिकेट कौन करता है, या प्रदर्शित करेगा या शो करता है, कौन करता है, तो तुम्हारा वेयर। जैसे यह वही गांव है जहां मैं पैदा हुआ, है ना, तो दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज वेयर आई वाज बोर्न, तो वेयर आई वाज बोर्न, देखो गांव है उसकी विशेषता बता, है ना, जहां मैं पैदा हुआ, स्थान बता रहा है कि जहां मैं पैदा हुआ। दूसरी बात, यह वही स्कूल है ना, तो दिस इज द स्कूल, और जहां के नैया क्या है, वेयर और फिर सब्जेक्ट आई और रीड, जहां मैं पढ़ता हूं, जहां मैं पढ़ता हूं। तो स्थान कौन बताता है, वेयर, और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, जहां, ठीक है, स्थान के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद रहा वहन। अभी तुम्हारे क्या चल रहे हैं, एडवर्ब, एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब चल रहा है, ठीक है। तो बहन, बहन का अर्थ होता है जब, और जब या कब बोले टाइम बताएगा, क्या बताएगा, टाइम। यह यही समय जब तुमको पढ़ना चाहिए, यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए, तो दिस इज द टाइम बहन यू शुड रीड, शुड सजेशन के लिए कह रहा है। तो देखो दिस इज द टाइम, यह वही समय, अब कौन सा समय, जब, वहन का अर्थ मतलब समय को इंडिकेट कर रहा है, तो जब तुम्हें पढ़ना चाहिए। आप किसी को सलाह दें तो यू शुड रीड, शुड का प्रयोग करते हैं, वर्ब शुड, यू शुड रीड। नेक्स्ट है भाई। भाई का अर्थ होता है जिस वजह से या क्यों, कारण बताती है, क्या बताती है, कॉज। तो भाई कॉज कारण बताती है, जैसे क्या तुम कारण जानते हो,
क्या तुम कारण जानते हो कि वह उत्तीर्ण क्यों हो गया? तो डू यू नो द रीजन, डू यू नो द रीजन व्हाई ही फेल्ड। तो भाई बता रहा है क्यों ही फेल्ड, वह फेल हो गया। भाई क्या तुम कारण जानते हो कि वह क्यों फेल हो गया, है ना। अगला हाउ, हाउ का अर्थ होता है जिस प्रकार से। क्या होता है? जिस प्रकार से, यानी हमें वह तरीका मिल गया है जिस प्रकार से हमें सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। हमें वह तरीका मिल गया या वह रास्ता मिल गया है जिस प्रकार हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो वी हैव फाउंड आउट द वे। क्या मिल गया? फाउंड आउट द वे। अब कैसा भी, ठीक है। तो हाउ, जिस प्रकार, वी कैन रीच द राइट आंसर, हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए ये था वीडियो लेक्चर 12th और ये एडजेक्टिव क्लाउज पर था जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट 2 है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और मैं आशा करता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखें जिससे आप अच्छे तरीके से सीख सकें। और इन कंजक्शन का प्रयोग एक्सरसाइज के लिए आप अपनी बुक ले सकते हैं जिसमें कंपाउंड सेंटेंस हैं और उनको ट्रांसलेट करके देखिए और क्या आप उन्हें ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं, और ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आप हमारे कमेंट भी कीजिए। अगर कोई भी सेंटेंस है आपको समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर होगा जो आपका एडवर्ब क्लाउज पर होगा और इसके साथ साथ ही हम सेंटेंस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद बहुत सारे यूजेज लेके आएंगे जैसे इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग, और जितने भी यूजेज होते हैं बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। आगे आने वाली अंग्रेजी बहुत ही आसान लगेगी। हाँ, ये थोड़ा कठिन टॉपिक है तो इसको थोड़े एक बार समझ में नहीं आए तो उसे 2 बार अवश्य